हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। और पिछले कुछ लेक्चर्स में जो है ना हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किए हैं। आज जो है इस चैप्टर को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और जो अगला चैप्टर होगा हम लोग का, मतलब अगला टॉपिक इस चैप्टर का वह है बॉन्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मापदंड। तो मापदंड कहने का मतलब मेजरेबल, जो मापने लायक हो। तो बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन सा चीज़ मेजरेबल है जिसको मापा जा सकता है, उसी के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो इसमें से सबसे पहला हम लोग का आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डेफिनेशन इसका हम लोग लिखते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द centers of the average distance between the centers of the nuclei of two bonded atoms at which the attractive and repulsive forces just balance each other is called bond length। एवरेज डिस्टेंस की जगह यदि हम लोग मिनिमम डिस्टेंस लिखें ज़्यादा सूटेबल होगा। मिनिमम नहीं, तो ये डेफिनेशन हुआ बॉन्ड लेंथ का कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स एट विच द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस जस्ट बैलेंस ईच अदर। याद करो कि जब केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट किए थे ना, तो शुरुआत में ही मैंने बतलाया था वहाँ कि जब दो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो उस केस में जो है जब अप्रोच करते हैं दोनों एटम्स एक दूसरे को, तो वहाँ अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। लेकिन मैक्सिमम अट्रैक्शन और मिनिमम रिपल्सन का जो केस होता है, उस केस में जाकर के बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एटम्स के बीच। तो जैसे मान लो कि दो एटम है, एक एटम ही मान लो और एक एटम ही, दोनों एटम सेम हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा ई इसका सेंटर हुआ, ई इसका सेंटर हुआ। मान लो कि यहाँ से ई जो है सो एटम है ए, ई है एटम बी, तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा आर ए और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा आर बी। तो ये दोनों एटम आपस में कंबाइन किया, इसका मतलब कि जो यहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए मतलब कि अट्रैक्शन और रिपल्सन इस प्रकार से हो रहा है कि उसमें ना एटम्स एक दूसरे में मिल रहे हैं ना एक दूसरे से भाग रहे हैं, बस उनके बीच कम्बिनेशन हुआ है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो उस स्टेज में जो दोनों एटम के जो न्यूक्लियस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, माने यहाँ से यहाँ ये इसका न्यूक्लियस हुआ और ये वाला इसका न्यूक्लियस हुआ, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो आर यदि बॉन्ड लेंथ है तो आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। तो दोनों को रेडियस को कंबाइन कर देंगे तो वही जो है इस मॉलिक्यूल का कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। बताया कि दोनों एटम्स सेम भी हो सकते हैं, दोनों एटम्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का यही डेफिनेशन हुआ कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, कि दो बॉन्डेड एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस
जिस केस में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं या फिर उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। अब बात है कि बॉन्ड लेंथ ऐसे हम लोग मेजर कैसे करते हैं बॉन्ड लेंथ को। तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक होता है। ये सब चीज़ क्या है, इस सब के बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, बस आगे ये सब जानोगे। तो बॉन्ड लेंथ बस इतना जानो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टर्म है। कोई भी मॉलिक्यूल को ऐसे देख करके हम लोग उसका बॉन्ड लेंथ पता नहीं करते हैं, सब एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। अब है कि बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस क्या चीज़ में करते हैं। तो देखो लेंथ है ना, तो लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग जनरली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ऐसे टर्म्स में। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तो किलोमीटर, बहुत कम हो सेंटीमीटर, इंटरमीडिएट वाला हो तो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि बॉन्ड लेंथ जो है उसी दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और एटम का साइज हम लोग को पता है कि बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर का भी छोटा टर्म जो हम लोग को यूज करना होगा यहाँ। तो बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेन यूनिट्स होते हैं, जैसे नैनोमीटर, एनएम, पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, या सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से होता है डिग्री एंगस्ट्रॉम, 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। वैसे ही लिख सकते हो आप पिकोमीटर, पीएम। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, इसी को 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। वैसे ही लिखते हैं मिली माइक्रोन, ऐसा। तो 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻�7 सेंटीमीटर। तो ये सभी यूनिट्स होते हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है। जनरली हम लोग शुरुआत का 3 नैनोमीटर, डिग्री एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मिली माइक्रोन जो है जनरली यूज नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ यूनिट है, कहीं आप पढ़ोगे चैप्टर तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन कॉमन नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये हुआ बॉन्ड लेंथ जो है कैसे एक्सप्रेस करते हैं कौन सा यूनिट में। तो याद रखोगे नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिली माइक्रोन और डिग्री एंगस्ट्रॉम, और किसका कितना वैल्यू होता है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि बॉन्ड लेंथ जो है ना किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे। तो अगला हम लोग इसमें लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, तो इसमें से सबसे पहला फैक्टर आता है साइज ऑफ एटम। तो याद रखोगे कि जो बॉन्ड लेंथ है वह एटम के साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, जो बॉन्ड लेंथ है वह एटम के साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ का क्या डिफिनेशन ही बताया कि जैसे 2 एटम है तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। अब मान लो कि एटम का साइज इतना बड़ा हो जाए
तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। तो देखो जैसे एटम का साइज बढ़ा तो बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ जाता है। तो एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसके लिए जो है एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो HF, HCl, HBr, HI। देखो इस सब में हाइड्रोजन जो है सो कॉमन है। इधर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बतलाया कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 है उसका, और उसमें हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज जो है बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। और एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लंबाई भी बढ़ेगा। तो इस बॉन्ड का लंबाई होता है 92 पिकोमीटर, ये 127 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर और ये 160 पिकोमीटर। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ा और एटम का साइज बढ़ने से लंबाई भी बढ़ा। तो ये सब जो डाटा है ना, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। हम लोग को बस डाटा से समझना है केवल, या पॉसिबल हो तो आप लोग डाटा को याद भी कर सकते हो। एग्जाम में इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो कि 4 बॉन्ड दिया हुआ है, CCl, CBr, CF, CF और एक दे दे CI। ऐसे पूछेगा कि चारों को जो है बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, या फिर बतलाओ कि चारों में से सबसे बड़ा बॉन्ड कौन है या सबसे छोटा बॉन्ड कौन है, ऐसे करके। तो यदि यहाँ से देखोगे तो देखो यहाँ हाइड्रोजन कॉमन था, यहाँ सब में क्या कॉमन है, कार्बन। सबसे लंबा बॉन्ड कौन था, आयोडीन का। सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन का। तो CI सबसे बड़ा बॉन्ड, CF सबसे छोटा। या यदि अरेंज करने बोलेगा तो CF से बड़ा CCl, इससे बड़ा CBr और सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा, CI होगा, है ना। तो ऐसे हुआ कि बॉन्ड लेंथ जो है एटम के साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड का लंबाई भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इस साइज ऑफ एटम हुआ पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का। समझना ऐसे है कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी माने बॉन्ड मल्टीप्लाई होते जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। तो जैसे हम लोग बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, क्या लिखें कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का उल्टा, माने बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड का लंबाई उतना ही कम। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 134 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है 120 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर ऐसा। तो देखो सिंगल से डबल हुआ, डबल से ट्रिपल, माने मल्टीप्लिसिटी बढ़ गया, और मल्टीप्लिसिटी बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। माने ई बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, घटता है। देखो घट रहा है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो धीरे धीरे लंबाई क्या होता है, क्या कम होता गया। तो ये डाटा प्रोवाइड किया जाता है सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ जो बात लिख रहे हैं हम लोग सही लिख रहे हैं या सही है। आप लोग इसको समझो या फिर डाटा के थ्रू याद भी रख सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन इसमें आवे ऐसा कि which of the following is the smallest bond। नहीं ऐसा क्वेश्चन है, मान लो ऑप्शन में दिया हुआ है CN, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N और D नंबर में मान के चलो दिया हुआ है ऑल आर इक्वल। ऐसा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा बॉन्ड है।
या फिर सब इक्वल है, ऐसा भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से सिंगल से छोटा होता है डबल, डबल से छोटा होता है कौन, ट्रिपल। वैसे यही सबसे बड़ा, इससे छोटा, सबसे छोटा ही हो जाएगा स्मॉलेस्ट बॉन्ड। यदि यहाँ लॉन्गेस्ट बॉन्ड के बारे में पूछता तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन हो जाता है, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो डेफिनेशन एग्जाम में आवे ऐसा जरूरी नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन से जो है हम लोग दूर नहीं जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो है आता है। एक फैक्टर और है इसमें, तीसरा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, यहाँ से एक नया टर्म आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ना, इसी चैप्टर में 2-4 लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में जानेंगे, शॉर्ट में इसको बतलाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बस जानो कि हाइब्रिडाइजेशन पर कैसे निर्भर करता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, इसके लिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन डिटेल से तो वहाँ पूरी बात समझ जाएंगे। तो जैसे मान लो 3 बॉन्ड हम लिख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब जगह सेम है। मान लो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो s और p, ये सब sp जो है ना ऑर्बिटल्स को बतलाता है। s ऑर्बिटल भी है, p भी मिला हुआ है। s का 1 ऑर्बिटल, p का 3, s का 1, p का 2, s का 1, p का 1। तो यदि हम लोग यहाँ से निकाले परसेंटेज s कैरेक्टर, तो इसमें 25% होता है s, इसमें 33.3% s और इसमें 50% s। माने एस कैरेक्टर बढ़ रहा है इधर से इधर जाने पर, तो एस कैरेक्टर बढ़ने से ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका लंबाई है 110 पिकोमीटर, 107.6 पिकोमीटर और ये होता है 106 पिकोमीटर ऐसा। तो हाइब्रिडाइजेशन पर भी जो है बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है। कैसे करता है, तो इस एस कैरेक्टर के माध्यम से इसको जो है ना हम लोग याद रखेंगे कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर के बढ़ने से क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ जो है घट जाता है। क्यों घटता है, कैसे घटता है, ये सब बात जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये हुआ बॉन्ड लेंथ कि बॉन्ड लेंथ क्या है, किस यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और इसके फैक्टर्स कि कौन कौन फैक्टर्स पे जो है बॉन्ड लेंथ निर्भर करता है। वैसे ही बॉन्ड लेंथ के बाद अगला टर्म हम लोग का इसमें आ जाएगा बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ हम लोग देख लिए। बॉन्ड लेंथ के बाद जो है ना अब इसमें आता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या है, देखो किसी भी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल मतलब बोलो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 से अधिक एटम्स हों, तो कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 2 अगल बगल वाले कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे मान लो कि इस टाइप का एक मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, तो A को रखो बीच में, एक मान लो कि B इधर जुड़ा हुआ है, एक B इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अगल बगल का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा मान लो, तो इसी थीटा को हम लोग बोलेंगे क्या, बॉन्ड एंगल। समझे।
तो बॉन्ड एंगल माने किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल माने जिसमें 2 से अधिक एटम्स हों, तो वैसे मॉलिक्यूल्स में जो अगल बगल के 2 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, अभी दोनों कोवलेंट ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, कोई मतलब नहीं, बस अगल बगल का बॉन्ड है, तो इसके बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को भी वैसे ही एक्सपेरिमेंटली ही मेजर किया जाता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में सबसे पहला देखो यहाँ भी आ जाएगा वही चीज़, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बताए, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या है ना कि अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल होता है अलग। जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, sp2 है, sp3 है, बताइए sp सब ऑर्बिटल को बतलाता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है ना बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 के लिए 120 डिग्री, sp3 के लिए होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये ऐसे मिनट का साइन है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लो BeCl2, तो ये जो E वाला एंगल है 180 होगा। 120 वाला की बात करें तो इसमें जैसे हो गया तुम्हारा BF3, तो देखो यहाँ से जो एंगल है 120 डिग्री हो जाएगा। और sp3 की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल ले लो CH4 का, तो देखो E जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ, E होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो अलग अलग मॉलिक्यूल है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल याद रखोगे कि sp के लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए एंगल हमेशा 180, sp2 के लिए 120, sp3 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो है ना वो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा फैक्टर इसमें है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। 3 मॉलिक्यूल लिखते हैं हम, एक CH4, एक लिखते हैं NH3, एक लोन पेयर बचेगा यहाँ, और एक लिखते हैं H2O। ऐसा ये सब ऑर्बिटल बतला रहा है, और ऑर्बिटल में ऐसे जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर समझो ना, लोन पेयर कैसे होता है, जैसे नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 5, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन बॉन्ड कितना बन रहा है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, बॉन्ड बन रहा है कितना 2, तो बचा कितना 4, 2 और 2 4। अभी जो 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं ना, तो तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम का वो सेम है, sp3 और यहाँ ऑक्सीजन का। कैसे लिख रहे हैं sp3, तो बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो जानेंगे डिटेल में कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसे किस प्रकार से लिखते हैं। बस यहाँ केवल इतना देखो कि हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या है, सेम। अब चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल हम लोग कितना पढ़े हैं 109 डिग्री 28 मिनट, तो एंगल उतना ही होना चाहिए, माने ये एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। वैसे यहाँ भी होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, ये एंगल होता है 107 डिग्री 48 मिनट, और वैसे ही ई वाला एंगल होता है 104.5 डिग्री। देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉन्ड एंगल घटते जा रहा है। तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ जो सेंट्रल एटम है ना, इस एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, सब बॉन्ड पेयर है। यहाँ आ गया 1 लोन पेयर, यहाँ कितना लोन पेयर आ गया 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद जैसे जैसे लोन पेयर का संख्या बढ़ेगा, जैसे यहाँ 0 लोन पेयर है, लोन पेयर की बात करें तो इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें कितना लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन लोन पेयर का संख्या बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे लोन पेयर का संख्या बढ़ेगा, तो लोन पेयर का संख्या बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। अब बात है कि लोन पेयर का संख्या बढ़ने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों करता है। तो याद रखोगे कि जो लोन पेयर है ना, ये करता है रिपल्सन। रिपल्सन कैसे करता है कि जैसे यहाँ लोन पेयर क्या करेगा, ये बॉन्ड को इधर से भी दबाएगा और इधर से भी दबाएगा, और जब दोनों तरफ से बॉन्ड दबेगा तो जाहिर सी बात है एंगल घटेगा। अब जितना ज़्यादा लोन पेयर रहेगा रिपल्सन उतना ज़्यादा होगा, तो ये इधर से ये भी दबाएगा, ये भी दबाएगा, तो बॉन्ड और सटेगा और एंगल जो है और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बावजूद
जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयर का संख्या बढ़ेगा तो लोन पेयर का संख्या बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, दो फैक्टर हम लोग समझ गए। तीसरा फैक्टर इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, तो जैसे कुछ मॉलिक्यूल लिखते हैं हम NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3, ऐसा देख रहे हो सब मॉलिक्यूल एक ही टाइप का है, H3 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 ऐसे। बस ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, ये सब एलिमेंट एक ही ग्रुप का है और है कौन सा, ग्रुप नंबर 15। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 15 है उसके ये सभी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका वैल्यू डिक्रीज करता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। NH3 का देखो बॉन्ड एंगल तो यहाँ लिखे ही हैं 160 डिग्री 48 मिनट, ये घटते जाता है, ये होता है 94 डिग्री, ये 92 डिग्री, ये 91 डिग्री के आसपास है, अप्रॉक्स लिख रहे हैं, और इसका होता है 90 डिग्री के आसपास। तो मॉलिक्यूल एक ही टाइप का है, सब में H3 लगा हुआ है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। तो ये जो सेंट्रल एटम है ना, देखो ये, तो इस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से बॉन्ड एंगल भी क्या हो गया, घट गया। इसको याद रखोगे, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा कि H2O हैज बॉन्ड एंगल देन H2S, ऐसा कि H2O का बॉन्ड एंगल H2S के तुलना में है ग्रेटर या स्मॉलर, ऐसे। तो देखो H2 तो है यहाँ ऑक्सीजन और इस सल्फर, तो ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप का है, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो एंगल भी घटेगा, माने H2S का एंगल कम होगा, H2O का ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटर बॉन्ड एंगल, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब ये तो हुआ कि जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन जो अगल बगल के एटम्स हैं यदि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें हम लोग तब क्या होगा। मैंने इस तरह से 3 मॉलिक्यूल ले, NF3, एक है NCl3 और एक है NH3। हाँ, इस बार देखो नाइट्रोजन सब में सेम है, माने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने वाला है सेम, लेकिन ये सब जो एटम है वो अलग अलग है। तो इसमें से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4.0, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0 या 3.2 भी लिखते हैं हम लोग, 3.0 या 3.2 भी देखोगे कहीं कहीं, और इसका होता है 2.1। बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो ये होता है 102 डिग्री, ये होता है 103 डिग्री, और ये तो लिखवे किए हैं 107 डिग्री 48 मिनट। यहाँ कुछ ऐसा था, ये NH3 था, PH3 था, ASH3 था, SbH3 और ये क्या था, BiH3। जरा ई दोनों को कंपेयर करते हैं, ये NH3 और PH3, ऐसा दोनों में देखो क्या अंतर है। सो यहाँ सेंट्रल एटम सेम है, माने जो बीच में एटम रहता है सेम है, और यहाँ बीच वाला एटम अलग अलग है, अगल बगल वाला सेम है। तो इसमें हम क्या बताएं कि जब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो बॉन्ड एंगल भी घटता है, या उल्टा बोलो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा,
यहाँ फास्फोरस और हाइड्रोजन में भी फास्फोरस का ज़्यादा, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन का होता है ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का एबिलिटी। यहाँ भी ऐसा ही होगा और यहाँ भी होगा। सेम वे में फास्फोरस भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन उतना नहीं जितना नाइट्रोजन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहेगा ऐसा। अब देखो यहाँ का जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का डिस्टेंस देखो और इसके बीच का डिस्टेंस देखो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक है। अब ज़्यादा नज़दीक है, दोनों के बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड इधर फैल जाएगा और ये इधर, और जब दोनों बॉन्ड दूर चला जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा। इसलिए देखो NH3 का एंगल ज़्यादा है और PH3 का एंगल कम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सेंट्रल एटम सेम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज़्यादा, नाइट्रोजन का तो 3.0 होता है, तो देखो इससे ज़्यादा है फ्लोरीन का। तो यहाँ उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन सब रहेगा फ्लोरीन के तरफ ऐसे। यहाँ दोनों का लगभग बराबर, तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेगा ऐसे, और यहाँ नाइट्रोजन का ज़्यादा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा नाइट्रोजन की तरफ ऐसे। तो फिर से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ है ज़्यादा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड फैल जाएगा, तो एंगल अधिक। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन दूर है नाइट्रोजन से, तो दूर है माने रिपल्सन कम होगा, कम रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ जो रिपल्सन हो रहा था वो बाहर से हो रहा था, लोन पेयर बाहर से दबा रहा था, बॉन्ड को सटा रहा था, और यहाँ जो रिपल्सन है वो अंदर से हो रहा है, माने वो लोन पेयर का रिपल्सन है और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, इतना याद रखोगे। तो सेंट्रल एटम का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो बॉन्ड एंगल घटेगा, लेकिन पेरीफेरल एटम, अगल बगल वाला एटम को हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल एटम, यदि पेरीफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो बॉन्ड एंगल घटेगा, लेकिन यदि पेरीफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। जैसे 4.0 से 3.2 से 2.1 हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा लेकिन बॉन्ड एंगल बढ़ गया, 102 डिग्री, 103 डिग्री, यहाँ हो गया 160 डिग्री, 48 मिनट हो गया। तो ये जो था बॉन्ड एंगल के बारे में था। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है सो याद रखोगे। एक लास्ट है बॉन्ड पैरामीटर में, उसको भी हम लोग कंसिडर कर ही लेते हैं। और लास्ट टर्म है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो नाम से स्पष्ट है, डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना, डिसोसिएट करना, ब्रेक करना। तो एक मोल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है ना, वही कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे H2 के बीच यहाँ बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगा बॉन्ड डिसोसिएशन। O2 में ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसका कहलाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माने दो एटम के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगे वो कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है ना कि स्टेबिलिटी को बतलाता है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ बॉन्ड के मजबूती को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बतलाता है कि बॉन्ड कितना मजबूत या कमज़ोर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन हम क्या बताएं कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि यदि किसी बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब वह बॉन्ड उतना ही मजबूत है और वह मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। किसी बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लग रहा है, तो कम एनर्जी लग रहा है इसका मतलब कि वह बॉन्ड कमज़ोर है, तो कमज़ोर है इसका मतलब कि वह मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड मजबूत है या कमज़ोर, ये तो हम लोग को पता चलेगा कैसे, तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू से। और सारे बॉन्ड्स का डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू तो हम लोग को याद नहीं रहेगा, इसलिए जो है एनर्जी ना याद रख करके हम लोग इसको याद रखेंगे कि ए शॉर्टर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर while a longer bond
इज वीकर। इतना याद रखेंगे कि एक छोटा बॉन्ड मजबूत होता है जबकि एक लंबा बॉन्ड कमजोर। अब बॉन्ड छोटा और लंबा कम होगा, इसके लिए हम लोग पढ़े हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ में हम लोग बहुत सारा फैक्टर्स पढ़े हैं कि बॉन्ड कब छोटा होगा कब लंबा होगा। तो यहाँ से याद रखोगे कि बॉन्ड जितना छोटा उतना मजबूत और जितना लंबा उतना क्या, कमजोर। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा एग्जाम में आ जाए, ऐसे मान के चलो एक CCl है, CBr है, CF है, CI और दूसरा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और डी में कुछ भी रहे, ऑल आर स्ट्रॉन्ग, ऐसे ऑप्शन। मैंने क्वेश्चन ऐसे कि ई पेयर अलग दिया हुआ, ई अलग दिया हुआ, पूछ रहा है कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन है। तो यहाँ देखो मजबूत मैंने क्या होना चाहिए, छोटा, और बॉन्ड छोटा कब होगा, तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ में हम लोग पढ़े हैं। तो बॉन्ड लेंथ में यहाँ हम लोग क्या पढ़े थे कि एटम का साइज जितना छोटा बॉन्ड उतना ही छोटा। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, तो ये वाला बॉन्ड सबसे छोटा, और बॉन्ड सबसे छोटा मैंने सबसे मजबूत। यहाँ फिर बताए थे कि सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है डबल, डबल से छोटा होता है ट्रिपल। अब ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा है इसलिए सबसे क्या होगा, मजबूत। ये तो यहाँ वैसे भी देख सकते हो कि एक बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होगा दो बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होगा 3 बॉन्ड। तो बॉन्ड का मजबूती पूछे या फिर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछे कि बताओ ये तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका, तो जाहिर सी बात है कि 3 बॉन्ड है मतलब इसको तीनों को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ये 2 को तोड़ने में जो लगेगा एनर्जी उसके तुलना में, और ये ज़्यादा लगेगा इस एक बॉन्ड को तोड़ने की तुलना में। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। याद रखोगे कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितना ज़्यादा एनर्जी लगे वह बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। अब बॉन्ड एनर्जी के टर्म में ना देखें तो ऐसे याद रखोगे कि बॉन्ड जितना छोटा उतना मजबूत और बॉन्ड जितना लंबा उतना कमज़ोर। अब बॉन्ड छोटा और लंबा कब होगा इसके लिए हम लोग बॉन्ड लेंथ देख चुके हैं। तो ये 3 टर्म्स थे जो आज हम लोग डिटेल में पढ़े, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इसके फैक्टर्स। तो सबको आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, नोट्स में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, वीडियो से समझोगे इसको, ताकि जब इस चैप्टर को आगे पढ़ें तो वहाँ समझने में आसानी हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, बाकी डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।